नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर डी के गुप्ता, चेयरमैन फिलिक्स हॉस्पिटल्स नोएडा। और आज मैं फिर आपके सामने आया हूं हर बार की तरह एक नई बीमारी के बारे में बताने। जी हाँ, आपके शब्दों में, आपकी भाषा में और बहुत ही सिंपल अंडरस्टैंडिंग के साथ हम एक नई बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। एग्जांपल ये है कि हम सब चाय पीते हैं और चाय में चीनी डालते हैं, चीनी घुल जाती है। अगर चीनी को बार बार डालते जाएं और चीनी बहुत सारी इकट्ठी हो जाएगी तो क्या होगा, वो चीनी नीचे जमने लगेगी, उसके क्रिस्टल्स बनने लगेंगे। ऐसा ही बिल्कुल हमारे एक बॉडी के ऑर्गन यानी अंग में होता है जिसका नाम है गॉल ब्लैडर। अगर उसके अंदर जो है बाइल इकट्ठा होता है, उस बाइल में अगर कोलेस्ट्रॉल किसी वजह से कंसंट्रेशन बढ़ जाए उसकी, तो वो क्रिस्टल्स में जमा होने लगता है और वो क्रिस्टल्स बाद में स्टोन का रूप धारण कर लेते हैं। कभी कभी सिंगल स्टोन या कभी कभी मल्टीपल स्टोन्स बन सकते हैं। तो इसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर में स्टोन बनना। तो आज हम इसी गॉल ब्लैडर स्टोन की बीमारी को बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे और डिस्कस करेंगे। तो हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप है कि गॉल ब्लैडर स्टोन बनने की क्या वजह है, उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा है हम बात करेंगे कि गॉल ब्लैडर स्टोन बनने के क्या लक्षण है, क्या साइन सिम्टम्स हैं। फिर हम बात करेंगे गॉल ब्लैडर स्टोन बनने के क्या रिस्क फैक्टर्स हैं। और बाद में बात करेंगे हम लोग कि कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए कि अगर आपको गॉल ब्लैडर स्टोन है तो कौन से टेस्ट हैं जिससे डायग्नोसिस कंफर्म हो सकती है, उसके बारे में बात करेंगे। और बाद में बात करेंगे हम इसका ट्रीटमेंट यानी इलाज क्या है। और लास्ट में हम बात करेंगे कि अगर किसी को गॉल ब्लैडर स्टोन है तो कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। पहले बात करते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन बनने की क्या क्या वजह हो सकती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सबको पता होना चाहिए कि गॉल ब्लैडर स्टोन बनने का क्या कारण है जिससे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। पहला कारण क्या है? पहला कारण है अगर आप फ्राइड और ऑयली फूड खा रहे हैं, मतलब बहुत तला भुना खाना खा रहे हैं, तो गॉल ब्लैडर स्टोन बनने की संभावना बढ़ सकती है। इससे और बहुत सारी चीज़ें भी बढ़ जाती हैं, डायबिटीज है, मोटापा है, हार्ट बीमारी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति पानी बहुत कम पीता है या डिहाइड्रेशन में रहता है, उसकी वजह से भी बाइल की जो कंसंट्रेशन है, वो थिकनिंग है, वो बढ़ जाती है। और बाइल में जब कोलेस्ट्रॉल थिक होता है, प्रेसिपिटेट होने लगता है, तो गॉल ब्लैडर स्टोन बनने की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा कारण जैसे मैंने बताया, ओबेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई मोटे व्यक्तियों में गॉल ब्लैडर बनने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आप सडन वेट लॉस कर रहे हैं, आजकल बहुत सारे लोग डाइट कर रहे हैं, कीटो डाइट कर रहे हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, इंजेक्शंस ले रहे हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं और वेट लॉस कर रहे हैं, वो अच्छी बात है। परंतु अगर आप सडन वेट लॉस कर रहे हैं तो प्लीज़ अवेयर रहें कि आपको गॉल ब्लैडर स्टोन बनने की संभावना बढ़ सकती है, तो इसकी मॉनिटरिंग करते रहें। अगर आप मील्स को स्किप कर रहे हैं, मतलब फास्टिंग कर रहे हैं, प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग कर रहे हैं, तो भी बाइल जूस जो है कंसंट्रेट होने लगता है और जो उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल है वो जमने लगता है, जिसकी वजह से भी स्टोन बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। हार्मोनल चेंजेस खास करके औरतों में या फीमेल्स में बहुत कॉमन है, स्पेशली जो अगर कोई महिला 40 साल से ऊपर है, मोर देन 40 है, फैटी है, फीमेल जिसको बोलते हैं 3F बोलते हैं, फैटी फीमेल मोर देन 40 ईयर्स ऑफ एज, अगर वो है तो उसके अंदर भी रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। एक और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कारण है जो डायबिटीज है। डायबिटीज खाली गॉल ब्लैडर स्टोन ही नहीं बढ़ाता है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेशंस कर सकता है। मैंने पहले ही बताया था, बॉडी के हर अंग को न्यूरोपैथी है, जॉइंट्स की प्रॉब्लम, आंखों में, आपके लिवर में, किडनी में, ब्रेन में, हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस डायबिटीज़ करती है। तो डायबिटीज़ से बचना है और आपको डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करना है, HbA1c को मॉनिटर करना है, ब्लड शुगर को मॉनिटर करना है, डाइट कंट्रोल करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे गॉल ब्लैडर स्टोन बनने के लक्षण क्या है। तो अगर किसी को गॉल ब्लैडर स्टोन है बॉडी में, मतलब उसके गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन बन चुका है, तो कैसे हम आसान भाषा में पहचान सकते हैं कि उसको है या नहीं, कैसे कंफर्म कर सकते हैं। तो पहले तो सिम्टोमेटिकली मतलब क्लिनिकली हमें डायग्नोस करना पड़ता है, उसके बाद कुछ टेस्ट कराते हैं। तो सिम्टोमेटिकली मतलब कि क्या लक्षण हो सकते हैं, उसके बारे में बात करें। पहला लक्षण जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि राइट साइड जो हमारा पेट है, उसके दाहिनी तरफ अपर हिस्से में अगर शार्प शूटिंग पेन हो रहा है, बहुत तेज पेन हो रहा है, तो गॉल ब्लैडर स्टोन का ये सिम्टम पहला लक्षण हो सकता है। पर ऐसा नहीं है, ये भी बहुत कॉमन है कि एसिम्प्टोमेटिक गॉल ब्लैडर स्टोन हो सकते हैं। मतलब हो सकता है आपको कोई लक्षण ही ना आए, गॉल ब्लैडर स्टोन आपकी बॉडी में है परंतु कोई लक्षण, कोई सिम्टम नहीं है, आपने अल्ट्रासाउंड कराया, कोई जांच कराई, तो सडनली आपको डायग्नोस हो गया और पता लग गया। तो पहला लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने बताया कि एसिम्प्टोमेटिक मतलब लक्षण ना होना भी एक सिम्टम है। परंतु इसके लिए कैसे पता लगेगा कि अगर आप प्रीवेंटिव हेल्थ चेकअप्स कराते हैं, एनुअल हेल्थ चेकअप्स कराते हैं, हर 6 महीने में कोई जाँच कराते हैं अपनी बॉडी की, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, बहुत अच्छा स्क्रीनिंग टेस्ट है, तो उससे पता लग जाता है आसानी से कि आपको गॉल ब्लैडर स्टोन या इवन किडनी स्टोन या कोई और पेट की बीमारी तो नहीं है। तो शार्प शूटिंग पेन राइट साइड ऑफ एब्डोमेन में पहला लक्षण है। दूसरा है अगर आपको दर्द हो रहा है, नॉर्मली बहुत स्पेसिफिक सिम्टम नहीं है परंतु हो सकता है ऐसा कि अगर आपको दर्द हो रहा है और खाना खाने के बाद दर्द बढ़ जा रहा है, तो भी ये इशारा करता है कि आपको गॉल ब्लैडर स्टोन
हो सकता है। अब बात करते हैं तीसरे सिम्टम की कि नोजिया एंड वॉमिटिंग। ये बहुत कॉमन, बहुत सारी बीमारियों का लक्षण है, परंतु अगर राइट साइड में पेन हो रहा है, खाना खाने के बाद बढ़ जा रहा है और साथ में आपको नोजिया हो रहा है, जी मिचला रहा है, उल्टी हो रही है, उल्टी जैसा फील हो रहा है, तो ये सिम्टम हो सकता है गॉलब्लैडर स्टोन का। एक और सिम्टम है कि अगर आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद आपको हैवीनेस लग रही है, गैस जैसी बन रही, पेट फूल रहा है, ब्लोटिंग हो रही है, इवन डिस्कम्फर्ट हो रहा है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो ये भी एक सिम्टम है गॉलब्लैडर स्टोन का। अब कुछ सिम्टम्स ऐसे हो सकते हैं कि अगर आपने शुरू में इन सिम्टम्स को इग्नोर किया या एसिम्प्टोमेटिक गॉलब्लैडर स्टोन था, पता नहीं लगा आपको, बाद में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गए, तो उनके लक्षण क्या है उनके बारे में बात करते हैं। तो अगर फीवर विद चिल्स आ रहा है, मतलब पेट में दर्द था राइट साइड में हो रहा है और साथ में बुखार आ रहा है, ठंड लग के बुखार आ रहा है, तेजी ठंड लग के बुखार आ रहा है, राइगर बोलते हैं जिसको, चिल्स बोलते हैं, तो सिम्टम हो सकता है कि गॉलब्लैडर स्टोन कॉम्प्लिकेट हो गया हो, उसके अंदर कॉलिसिस्टाइटिस हो गई, मतलब गॉलब्लैडर का इन्फ्लेमेशन हो गया, उसकी वजह से ये सिम्टम आएगा। अब बात करेंगे जॉन्डिस। जॉन्डिस हो सकता है कि गॉलब्लैडर स्टोन का सिम्टम नहीं है, नॉर्मली ये सिम्टम नहीं होता है, परंतु अगर गॉलब्लैडर स्टोन नीचे खिसक गया है, 1% केसेस में ऐसा होता है, गॉलब्लैडर स्टोन गॉलब्लैडर से बाहर निकल के जो बाइल डक्ट होती है, जिसको CBD बोलते हैं, कॉमन बाइल डक्ट होती है, उसके अंदर स्टक कर जाता है और वो पूरा जो बाइल जूस है उसका रास्ता को ब्लॉक कर देता है। उसकी वजह से बैक फ्लो की वजह से लीवर पर लोड पड़ता है और लीवर में जो बहुत सारा डैमेज होने लगता है, उसकी वजह से जॉन्डिस भी हो सकती है, मतलब येलो डिस्कलरेशन ऑफ आईज और यूरिन का हो सकता है आपको। तो ये भी एक सिम्टम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। अब बात करते हैं ऐसे कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जिनसे ये संभावना है कि आपको गॉलब्लैडर स्टोन की संभावना बढ़ जाएगी। ऐसे रिस्क फैक्टर्स हमें पता होने चाहिए जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, या जिनको प्रिवेंट नहीं कर सकते एटलीस्ट हम जांच आसानी से करा सकते हैं, सो दैट हम अर्ली डायग्नोसिस कर लें, उसका अर्ली ट्रीटमेंट भी कर लें। तो अगर आपकी एज मोर देन 40 ईयर्स है तो आप संभावना है कि आपके अंदर गॉलब्लैडर स्टोन की संभावना बढ़ जाती है, परंतु ऐसा नहीं, इससे कम लोग एज के लोगों को भी गॉलब्लैडर स्टोन देखे जाते हैं। इवन बच्चों में भी गॉलब्लैडर स्टोन देखे जाते हैं। बच्चे जो पैदा होते हैं नियोनेट, उसमें भी कभी कभी गॉलब्लैडर स्टोन्स की इंसिडेंस देखा गया। तो ये बहुत रेयर नहीं है, तो इसलिए अगर कम एज भी है तो भी एक सिम्टम है, एक गॉलब्लैडर स्टोन हो सकते हैं अगर आपको कोई रिस्क फैक्टर्स हैं। इसलिए मैं बोलूँगा बार बार कि हमें 25 साल से ऊपर अपने बेसलाइन टेस्ट तो एक बार करा ही लेना चाहिए, जिसमें अल्ट्रासाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक टेस्ट है, इसमें अंदर कोई रेडिएशन नहीं होती है, स्क्रीनिंग के लिए बहुत अच्छा है, गॉलब्लैडर स्टोन के लिए, किडनी स्टोन के लिए, और भी बहुत सारी जो पेट की बीमारियाँ, लिवर स्क्रीन हो जाता है, किडनी स्क्रीन हो जाती है, आंत स्क्रीन हो जाती है, पेट की स्क्रीनिंग हो जाती है, तो वो टेस्ट से पता लग जाता है हमें कि आपको गॉलब्लैडर स्टोन है या नहीं है। महिलाओं में अधिक कॉमन है, बिल्कुल सही बात है, जैसे मैंने बताया 3F बताते हैं, फीमेल, फैटी फीमेल मोर देन 40 ईयर्स ऑफ एज। तो फैटी फीमेल मोर देन 40 ईयर्स ऑफ एज मतलब पोस्ट मेनोपॉजल एज में ये चांसेस गॉलब्लैडर स्टोन के अधिक हैं। अगर फैमिली हिस्ट्री है गॉलब्लैडर स्टोन की, मतलब कोई जेनेटिक लिंक है, हो सकता है, नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। अगर फैमिली हिस्ट्री है कि हर घर में आपके कि दादा को, चाचा को, पापा को, मदर को, बहन को, सिबलिंग्स को गॉलब्लैडर स्टोन था, डायग्नोस हुआ, ट्रीटमेंट हुआ, तो आपको संभावना बढ़ जाती है। मैंने फिर अभी बताया था थोड़ी देर पहले ही आपको कि मोटापा और रैपिड वेट लॉस बहुत कॉमन है। मोटापे के अंदर भी गॉलब्लैडर स्टोन की संभावना बढ़ जाती है। अगर आप मोटे हैं और आपने बहुत सारी चीज़ें बताई जो मैंने अभी पहले कि उसकी वजह से आप वेट लॉस कर रहे हैं, तो भी ध्यान रखें कि रैपिड वेट लॉस में भी गॉलब्लैडर स्टोन बनने की संभावना बढ़ जाती है। डायबिटीज बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है, मैंने बताया खाली इसके लिए नहीं और बहुत सारी बीमारियों के लिए भी है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल मतलब लिपिड प्रोफाइल जो है वो इंपॉर्टेंट है, अगर हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया है तो भी। और अगर आप कुछ दवाइयाँ खा रहे हैं जो डायबिटीज़ के लिए हैं और कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाइयाँ जो मेडिकेशन जिनको बोलते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा डायबिटीज एंड कोलेस्ट्रॉल मेडिकेशन, मतलब अगर ऐसी दवाइयाँ जो खा रहे हैं जिनका साइड इफेक्ट है, जिनका कॉम्प्लिकेशन है कि गॉलब्लैडर स्टोन को बढ़ाना, तो वो दवाइयाँ भी आपके लिए गॉलब्लैडर स्टोन की संभावना को बढ़ा सकती हैं, इंसिडेंस को बढ़ा सकती हैं। इसलिए जब भी कोई दवाई खाएं, कोई भी दवाई खाएं, उसके साइड इफेक्ट अवश्य पड़े। आजकल तो हर चीज़ आपको गूगल पे, ChatGPT पे, AI पे हर जगह मिल जाती है। मैं अपने डॉक्टर से सब का बात कर सकते हैं। जब भी कोई दवाई, एंटीबायोटिक, डायबिटीज़ की दवाई खा रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल की दवाई खा रहे हैं, जॉइंट की दवाई खा रहे हैं, हार्ट की दवाई खा रहे हैं, इवन कोई भी लॉन्ग टर्म मेडिकेशंस ले रहे हैं, तो उसके साइड इफेक्ट पता कर लें और उसके बाद उन साइड इफेक्ट्स को मेजर करना, चेक करना बहुत आवश्यक है। अगर आप डाइट, जैसे मैंने बताया डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपकी डाइट जो है बहुत तली भुनी हुई है, बहुत उसमें फैट है, ऑयली खाना खा रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं और लो फाइबर इंटेक है, तो भी आपको गॉलब्लैडर स्टोन की संभावना बढ़ जाती है। मैंने पहले ही बताया कि अगर आप फास्टिंग कर रहे हैं, लॉन्ग फास्टिंग इंटरवल्स कर रहे हैं, उसके अंदर भी बाइल कंसनट्रेट हो जाता है, उसकी वजह से भी गॉलब्लैडर स्टोन्स बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं कि अगर किसी को गॉलब्लैडर होने की संभावना है, ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं कि पेट दर्द है, नोजिया है, वॉमिटिंग है, राइट साइड में पेट दर्द है, खाना खाने के बाद बढ़ जाता है, ब्लोटिंग है, पेट डिस्कम्फर्ट है या एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो रहा है खाना खाने के बाद,
तो फिर कैसे कंफर्म करें कि आपको गॉल ब्लैडर स्टोन है या कोई अन्य बीमारी? इसका बहुत इंपॉर्टेंट मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है जिससे कंफर्म कर सकते हैं हम कि हमें गॉल ब्लैडर स्टोन है या नहीं है। तो प्रक्रिया क्या है कि उसके अंदर कुछ इन्वेस्टिगेट कराना पड़ेगा आपको। पहले तो क्लिनिकल सिम्टम्स ने बताया, मैंने एक चीज़ और बताई आपको बहुत इंपॉर्टेंट कि अगर गॉल ब्लैडर स्टोन है तो जरूरी नहीं वो हमेशा आपको सिम्टम्स ही दे, लक्षण ही दे। बहुत बार वो होता है साइलेंट रहे, इसलिए आपको हर साल आइडली 6 महीने में अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन अवश्य कराना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इसके अंदर कोई रेडिएशन नहीं है। ये आपके गॉल ब्लैडर, लिवर, किडनी, आंत, पेट सबको अच्छे से स्क्रीन कर देता है। उसके अंदर कोई बीमारी है उसको आइडेंटिफाई कर लेता है, अर्ली डायग्नोसिस में हेल्प करता है और कोई इसका कॉम्प्लिकेशन या साइड इफेक्ट भी नहीं है। तो पहला टेस्ट क्या है सबसे इंपॉर्टेंट? अल्ट्रासाउंड, जो मैंने बताया। अगर अल्ट्रासाउंड कराते हैं, खाली पेट अल्ट्रासाउंड बहुत जरूरी है, बिकॉज गॉल ब्लैडर खाना खाने के बाद कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, फिर दिखता नहीं अच्छे से। तो जब भी आप अल्ट्रासाउंड कराने जाएं तो एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स की फास्टिंग, आइडली 10 to 12 आवर्स की फास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर गॉल ब्लैडर पूरा खुला मिलेगा। जब रेडियोलॉजिस्ट एक्सरे का अल्ट्रासाउंड कर रहा होगा आपका और उसके अंदर वो अच्छे से देख सकता है कि गॉल ब्लैडर स्टोन है या नहीं है। तो अल्ट्रासाउंड खाली पेट बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर अल्ट्रासाउंड में गॉल ब्लैडर स्टोन दिख गया है तो फिर कंफर्म है, कुछ हमें टेस्ट कराने पड़ते हैं। क्यों कराने पड़ते हैं? इसलिए कि हमें ट्रीटमेंट करना है, सर्जरी करनी है या मेडिकल ट्रीटमेंट करना है, वो देखेंगे, वो डिस्कस करेंगे। और साथ में उसका कारण जानने के लिए भी कि क्या कारण हो सकता है उसके लिए टेस्ट करना पड़ता है। CBC है, जैसे कंप्लीट ब्लड काउंट है कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। जैसे मैंने ना कॉलिसिस्टाइटिस हो जाती है बहुत बार केसेस में, तो कोई इन्फेक्शन नहीं है, उसके लिए काउंट देखने रहते हैं। TLC हाई तो नहीं है, CRP तो बढ़ा हुआ नहीं है। साथ में लिपिड प्रोफाइल कराते हैं कि कोलेस्ट्रॉल कैसा है, और साथ में लिवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं कि ऐसा तो नहीं गॉल ब्लैडर का स्टोन नीचे खिसक के कॉमन बाइल डक्ट में फंस गया है और वो जॉन्डिस कर रहा है। तो CBC, CRP, लिपिड प्रोफाइल और साथ में लिवर फंक्शन टेस्ट। इसके अलावा कुछ सपोर्टिव टेस्ट कराने, किसी को डायबिटीज है तो फास्टिंग ब्लड शुगर है या आपका HbA1c है, कुछ अन्य टेस्ट भी करा सकते हैं, बट बेसिक टेस्ट यही है। अगर कोई लग रहा है गॉल ब्लैडर में स्टोन है और कोई सिम्टम जॉन्डिस के आ रहे हैं, कॉम्प्लिकेशंस लग रहे हैं, ठीक है, पेट दर्द हो रहा है, जॉन्डिस में आंखों में पीलापन लग रहा है, ठीक है, तो फिर लग रहा है इसका मतलब कि आपका जो गॉल ब्लैडर स्टोन है वो नीचे खिसक के कॉमन बाइल डक्ट में फंस गया। कई बार वो आपको अल्ट्रासाउंड में सही से दिखता नहीं है या मिस भी हो सकता है, तब हमें कुछ टेस्ट कराने पड़ते हैं, जैसे MRCP है या ERCP होता है, जो ERCP टेस्ट भी है और साथ में उसको निकाल भी देता है, स्टोन को बाहर कर देता है, या CT स्कैन कराना पड़ सकता है या हीडा स्कैन कराना पड़ सकता है। तो ये बहुत अनकॉमन टेस्ट है। 95% केसेस में अल्ट्रासाउंड इज मोर देन सफिशिएंट। अगर 5% में कुछ डाउट लगता है डॉक्टर को, आपके सर्जन को, तो फिर वो दूसरे टेस्ट कराता है, जो भी बहुत कॉमन टेस्ट हैं, हर बड़े शहर में हो जाते हैं, हर बड़ी लैब पे, हर बड़े अस्पताल में हो जाते हैं। बट MRCP भी बहुत अच्छा टेस्ट है जिससे डायग्नोसिस कंफर्म हो जाती है। MRCP में भी कोई रेडिएशन नहीं होती है, बट कॉमन बाइल डक्ट में अगर स्टोन फंसा हुआ है तो वो बिल्कुल सही डायग्नोस कर सकता है, उसकी लोकेशन दे सकता है। उसके बाद हम एक प्रोसीजर करते हैं जिसको ERCP बोलते हैं, उस स्टोन को जाके डाल के निकाल के बाहर कर देते हैं। उसके बाद हम फिर लेप्रोस्कोपिक कॉलिसिस्टेक्टमी या सर्जरी कर देते हैं, तो पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब बात करते हैं कि गॉल ब्लैडर स्टोन का इलाज क्या है। तो नो सिम्टम में नो इलाज ऐसा नहीं है। अगर सिम्टम नहीं भी हैं तो जो नई गाइडलाइंस कहती हैं, तो बहुत सारे लोगों को भ्रम होता है, बहुत सारे लोगों को वहम होता है, मिथ होता है कि गॉल ब्लैडर स्टोन भी बिना सर्जरी के निकाला जा सकता है, या कोई होम्योपैथिक दवाई से, आयुर्वेद से, या किसी भस्म से, या किसी नेचुरोपैथी से, या एक्सरसाइज से। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर किसी को गॉल ब्लैडर स्टोन है तो उसका सिर्फ मात्र एक ही इलाज है, वो है सर्जरी। सर्जरी में कई सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, बट अगर आपको सिम्टम नहीं है, ये साइलेंट है, तो फिर आप इमीडिएट सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा वेट करके इलेक्टिव सर्जरी प्लान कर सकते हैं, करा सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि इसका सर्जरी नहीं करानी, सर्जरी करानी ही पड़ेगी। यही इसका इलाज है, यही ट्रीटमेंट है। बिकॉज कुछ % केसेस में गॉल ब्लैडर स्टोन नीचे खिसक के कॉमन बाइल डक्ट में फंस जाता है, जैसे मैंने अभी बताया था। उस केस में आपको फिर MRCP करानी पड़ेगी, ERCP करानी पड़ेगी, फिर उसका सर्जरी होगी, जो बड़ी सर्जरी होगी उसमें कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होंगे, पैसे भी ज़्यादा खर्च होंगे, स्टे भी ज़्यादा होगा, रिकवरी थोड़ा स्लो होगी। तो अगर उन सब कॉम्प्लिकेशन से बचना है तो सर्जरी ही मात्र एक ट्रीटमेंट है। बट अगर साइलेंट स्टोन है तो सर्जरी आप रुक के कर सकते हैं। और ये जरूरी नहीं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सिंगल स्टोन है तो सर्जरी की जरूरत आवश्यकता नहीं है। सिंगल हो, मल्टीपल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़ा है छोटा कुछ नहीं, बट सर्जरी ही इसका मात्र इलाज है। तो अगर नो सिम्टम्स हैं तो मॉनिटरिंग करनी, डाइट चेंजेस करने, मेडिकेशंस करने, और सर्जरी ही इसका भी मात्र उपाय है। सर्जरी कौन सी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है। कोई लेजर सर्जरी इसमें नहीं होती है, लोग आपको कंफ्यूज करेंगे, बट हाँ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है, बहुत अच्छी सर्जरी है। इसको बोलते हैं लेप्रोस्कोपिक कॉलिसिस्टेक्टमी, जिसमें फ़ायदा क्या होता है कि इसमें कट बहुत छोटा सा होता है, सिंगल कट से हो सकती है, पेन बहुत कम होता है, डिस्चार्ज 2 दिन के अंदर हो जाता है, रिकवरी बहुत फास्ट होती है, 1 हफ्ते के अंदर आप नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। कोई लंबी छुट्टी लेने की आवश्यकता नहीं होती, कोई कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं होते हैं। अगर गॉल ब्लैडर में
स्टोन है और सर्जरी में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी पॉसिबल नहीं है कुछ केसेस में, जिसमें जैसे मान लीजिए कोई बहुत मोटा है, कोई व्यक्ति ओबेसिटी है या गॉलब्लैडर चिपक गया, बिल्कुल नहीं निकल पा रहा है सर लेप्रोस्कोपिकली, उस केस में कई बार हमें ओपन सर्जरी करनी पड़ती है। वो सीवियर इन्फेक्शन नहीं है, बट सीवियर केसेस में, ऐसे केसेस में जहाँ पे मोटापा है, जहाँ पे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी पॉसिबल नहीं है, वो डॉक्टर आपको देख के बताएगा, ट्रीटमेंट करेगा। कई बार फेलियर भी हो जाता है, जब लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं तो नहीं पॉसिबल होती है, तो उस समय हमें लेप्रोस्कोपी की जगह ओपन सर्जरी करनी पड़ती है। वो भी बहुत रिस्की नहीं है, बट बेहतर क्या है, बेहतर है कि आप लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कराएं, तो बेस्ट ऑप्शन है। अगर गॉलब्लैडर स्टोन बाइल डक्ट में फंस गया आपकी, कॉमन बाइल डक्ट में, तो फिर सर्जरी सिंपल नहीं है। तो फिर पहला स्टेप क्या होगा कि पहले हमें उसकी MRCP करनी पड़ेगी, टेस्ट में कंफर्म करना पड़ेगा कि बाइल डक्ट में कहाँ फंसा हुआ है, फिर उसका ERCP करनी पड़ेगी, ERCP करने के बाद उसको निकालना पड़ेगा स्टोन को, और उसके कुछ हफ्तों बाद जब पेशेंट पूरा फुल्ली रिकवर हो जाता है, तब फिर हम लेप्रोस्कोपिक कॉलिसिस्टेक्टमी या सर्जरी करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है ट्रीटमेंट का। मैं फिर बताऊंगा, अगर सिंगल स्टोन है, मल्टीपल स्टोन है, कोई सिम्टम है, नहीं सिम्टम है, कोई लक्षण है, नहीं लक्षण है, फिर भी इलाज एक ही है, दैट इज सर्जरी। किसी कन्फ्यूजन में ना जाएं, किसी भ्रम में ना जाएं, किसी वैद्य, किसी हकीम, किसी झाड़ फूंक के चक्कर में ना पड़े। पत्थर बाहर नहीं निकलेगा, किसी भी कीमत पर नहीं निकलेगा, और सर्जरी बहुत आसान है। और गॉलब्लैडर निकालने के बाद कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं। आपकी डेली लाइफ जो है, रूटीन लाइफ वैसी रहती है। आप खाना खा सकते हैं, तेल घी भी हल्का खा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, उससे कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते। परंतु अगर आपने सर्जरी नहीं करवाई तो कुछ परसेंट केसेस में क्या होता है, वो गॉलब्लैडर स्टोन जो है खिसक के नीचे चला जाता है, CVD में फंस जाता है। वो बहुत सीवियर कॉम्प्लिकेशन है, उसके बहुत सीवियर नुकसान हो सकते हैं। और एक लेस देन 1% केसेस में कभी कभी गॉलब्लैडर कैंसर भी कर सकता है। स्टोन से कैंसर भी देखे गए, इंसिडेंट्स देखे गए, जो बहुत ही पूर प्रोग्नोसिस वाला कैंसर होता है, बहुत तेज फैलता है और बहुत ही इसकी प्रोग्नोसिस खराब होती है। मतलब जो एवरेज लाइफ है, अगर गॉलब्लैडर कैंसर किसी को होता है तो वो बहुत कम है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है। ट्रीटमेंट ऑप्शन सिर्फ सर्जरी है, और वो भी लेप्रोस्कोपिक कॉलिसिस्टेक्टमी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सर्जरी है। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो फिर ओपन है। अगर कॉम्प्लिकेशंस हो गए, मतलब कॉमन बाइल डक्ट में स्टोन फंस गया है, तो फिर MRCP टेस्ट है, फिर उसका ERCP है, फिर उसके बाद कुछ हफ्तों के बाद सर्जरी है। तो बिल्कुल सिंपल भाषा में समझा दिया, इसमें कोई कन्फ्यूजन ना लें। इंपॉर्टेंट क्या है कि सर्जरी कहाँ करवानी है, किससे करवानी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर्जरी जो करेगा वो लेप्रोस्कोपिक सर्जन करेगा, जो मिनिमल इन्वेजिव सर्जन होते हैं आजकल, या गैस्ट्रो सर्जन है, वो करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी और से सर्जरी नहीं करवानी है। ऐसा सर्जन जिसने बहुत सारी लेप्रोस्कोपिक कॉलिसिस्टेक्टमी करी, मतलब बहुत सारा एक्सपीरियंस हो, उसके एक्सपर्टाइज हो, उसके एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो लेप्रोस्कोपी या गॉलब्लैडर सर्जरी का, उससे ही करानी है। डॉक्टर की रेटिंग अच्छी होनी चाहिए, डॉक्टर के रिव्यू अच्छे होने चाहिए, और अस्पताल कौन सा चूज करना है, बड़ा अस्पताल चूज करना है कि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन भी हो तो वहाँ मैनेज हो। जिस अस्पताल में ब्लड बैंक है, जिस अस्पताल में ICU है, जिसकी मॉड्यूलर OT है, जिसके अंदर इन्फेक्शन कंट्रोल्स बहुत अच्छे हैं कि पोस्ट सर्जरी कोई कॉम्प्लिकेशन या इन्फेक्शन ना हो, जिसके अंदर जो इक्विपमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिस लेप्रोस्कोपिक, वो बहुत हाईएस्ट क्वालिटी के हैं, बहुत हाईएस्ट अच्छी कंपनी के हैं, उससे भी कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं। कि बिकॉज बहुत जगह जो छोटे अस्पताल, छोटे नर्सिंग होम्स होते हैं, उनके जो इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट होते हैं उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, बहुत बार उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस या इन्फेक्शंस हो सकते हैं, और बहुत बार डेथ भी होती है। तो अस्पताल ऐसा चूज करना है जिसकी गूगल रेटिंग या जिसकी जो पेशेंट रेटिंग, एक्सेलेंट रेटिंग बहुत अच्छी हो, NABH हो, NABL हो, इसके अंदर ब्लड बैंक हो, OT अच्छी हो, मॉड्यूलर OT हो, ICU हाई एंड होनी चाहिए बैकअप के लिए, डॉक्टर सारी स्पेशलिटीज़ के अवेलेबल होने चाहिए। खाली OT में डॉक्टर्स, सर्जन नहीं चाहिए, सर्जन क्लब एनेस्थेटिस्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशन अच्छी होनी चाहिए, उसने बहुत सारे केस कराए होने चाहिए, जो सर्जन है वो एक्सपर्ट होना चाहिए, गॉलब्लैडर सर्जरी में एक्सपर्ट होना चाहिए। ये सारी चीज़ें पता करके रिव्यू और रेफरेंस चेक करने के बाद ही अस्पताल को चूज करना है, और उसके बाद वहाँ पे डॉक्टर के बारे में भी पता करना है, तभी आपको ये सर्जरी करानी है। अब बात करते हैं कि अगर गॉलब्लैडर स्टोन है और सर्जरी अभी नहीं पॉसिबल है, नहीं कर पा रहे हैं, इलेक्टिव सर्जरी करानी कुछ दिनों बाद करें, तो आपको क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं। आपको डाइट हेल्दी लेनी है, मैंने बहुत अच्छे से बताया आपको कि आपको बहुत ऑयली और फैटी और ग्रिल्ड या जो स्पाइसी खाना नहीं खाना है। खाना कैसा खाना है, हाई फाइबर डाइट लेनी है, हेल्दी डाइट लेनी है, पानी खूब सारा पीना है, बिकॉज डिहाइड्रेशन से भी गॉलब्लैडर स्टोन बढ़ जाते हैं। हेल्दी वेट मेंटेन करना है, मतलब बहुत रैपिड वेट लॉस नहीं करना, और बहुत मोटापा को भी एक्सेप्ट नहीं करते हम लोग। अगर मोटापा है तो भी रिस्क बढ़ जाता है गॉलब्लैडर स्टोन्स का, और रैपिड वेट लॉस करते हैं तो भी रिस्क बढ़ जाता है। तो दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है, तो मेंटेन करना है कि हेल्दी वेट करना है। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ गॉलब्लैडर स्टोन के लिए नहीं है। मैं फिर बता चुका हूँ, बहुत सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, किडनी प्रॉब्लम्स हैं, कैंसर है,
ये डायबिटीज़ है, ये सारी लिंक्ड हैं। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो तो इंसिडेंस इन सबका बढ़ जाता है। तो एक्सरसाइज अच्छे से करें, कभी भी लॉन्ग फास्टिंग नहीं करनी है, मील्स को बार बार स्किप नहीं करना, बहुत सारी लंबी फास्टिंग नहीं करनी, कुछ कुछ खाते रहना है, सो दैट आपका जो गॉल ब्लैडर स्टोन की संभावना है और कम हो जाए। डायबिटीज़ है अगर आपको, या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो उसको कंट्रोल करना है, उससे भी स्टोन की संभावना बढ़ जाती है। तो अगर आपको स्टोन नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर इन सब बातों को आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको स्टोन बनने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। तो ये इन सब डाइट और जो रेगुलर एक्सरसाइज है, पानी पीना खूब सारा, हाइड्रेशन अच्छा रखना है, मील्स को स्किप नहीं करना, रैपिड वेट लॉस नहीं करना है और डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना है। तो ये सब जो है एग्जैक्टली रिस्क फैक्टर हैं। दोबारा मैं बता रहा हूँ, अगर इनको रेगुलेट कर लेते हो, कंट्रोल कर लेते हो, तो आपको संभावना जो है गॉल ब्लैडर स्टोन की कम हो जाएगी। अब बात करते हैं, अगर आपने गॉल ब्लैडर स्टोन सर्जरी नहीं कराई, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं भैया मुझे तो कोई दर्द हो ही नहीं रहा है, स्टोन दिख गया, अल्ट्रासाउंड कराया था गलती से तो अल्ट्रासाउंड पकड़ में आ गया, तो अब तो जरूरी, और एक सिंगल स्टोन है, छोटा स्टोन है, बहुत ही मामूली सा स्टोन है, 4 mm 5 mm का, क्यों कराऊं सर्जरी जब सब ठीक है। तो ऐसा नहीं है। अगर गॉल ब्लैडर स्टोन है तो सर्जरी कराना बिल्कुल आवश्यक है। जैसे मैंने बताया, अगर नहीं कराएंगे तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? कॉलीसिस्टाइटिस, कॉली मीन्स गॉल ब्लैडर, सिस्टाइटिस में इन्फ्लेमेशन, गॉल ब्लैडर का इन्फ्लेमेशन। जब भी कॉलीलिथियासिस बोलते हैं गॉल ब्लैडर में स्टोन होना, तो कॉलीसिस्टाइटिस होगी कॉलीलिथियासिस के साथ साथ, तो क्या होगा, गॉल ब्लैडर इन्फ्लेम्ड हो जाएगा, उसकी वजह से इन्फेक्शन होगा बॉडी में, और फिर आपको तेज बुखार आएगा, चिलचिला ठंड लग के बुखार आएगा, ब्लड के अंदर इन्फेक्शन जाएगा, तो सेप्टिसीमिया की संभावना बढ़ जाती है। तो प्लीज़ इसको अवॉइड करें। कोलिडोकोलिथियासिस मतलब स्टोन बाइल डक्ट में फंस जाना, जो मैंने अभी बताया था आपको, अगर वो खिसक के नीचे बाइल डक्ट में चला गया तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। फिर आपको MRCP या ERCP कराना पड़ेगा, फिर ओपन सर्जरी करानी पड़ सकती है या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करानी पड़ सकती है। कुछ केसेस में जब गॉल ब्लैडर स्टोन्स होते हैं तो देखा गया है उन लोगों को पेनक्रियाज का इन्फेक्शन या पेनक्रियाटाइटिस की संभावना बढ़ जाती है, जिसको पेनक्रियाटाइटिस बोलते हैं, उसको बोलते हैं पेनक्रियाज का इन्फ्लेमेशन, तो उसकी संभावना बढ़ जाती है। बहुत सीरियस बीमारी है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड बीमारी है। इसकी वजह से आपकी जो पेनक्रियाज है वो डैमेज होने लगती है। बहुत बार जब कई सारे इंसिडेंट्स हो जाते हैं पेनक्रियाटाइटिस के, तो आपको डायबिटीज और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। कोलेंजाइटिस, इन्फेक्शन इन बाइल डक्ट, जैसे हमने बताया ना कि अगर बाइल डक्ट में कुछ फंस जाएगा तो वहाँ का भी इन्फेक्शन हो सकता है, तो ये भी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस है। इसकी वजह से भी लाइफ थ्रेटनिंग है, बुखार आ सकता है, सेप्टिसीमिया हो सकता है, कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और इवन डेथ हो सकती है। तो ये हमें अवॉइड करना है। जॉन्डिस कब हो सकती है? अगर कॉमन बाइल डक्ट में स्टोन फंस गया तो बैक फ्लो की वजह से लीवर पे लोड पड़ेगा, लीवर डैमेज होगा और फिर वो जॉन्डिस पैदा करेगा। तो इसलिए कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉल ब्लैडर कैंसर, जैसे मैंने पहले बताया कि रेयरेस्ट केस में देखा गया है कि गॉल ब्लैडर कैंसर भी गॉल ब्लैडर स्टोन्स के इंसिडेंस से लिंक्ड है। तो प्लीज़ अगर गॉल ब्लैडर स्टोन है तो इसका इलाज जरूर करें, और सर्जरी ही मात्र उपाय। मैं फिर बोलूँगा, बार बार बोलूँगा, डंके की चोट पर बोलूँगा, सब लोग समझ लें, प्लीज़ कन्फ्यूज ना हो। अगर कन्फ्यूजन है तो अच्छे गैस्ट्रो सर्जन, अच्छे लेप्रोस्कोपिक सर्जन से कन्फर्म भी कर लें, या ChatGPT पे पढ़ लें या गूगल में पढ़ लें, 10 जगह पढ़ लें, क्रॉस चेक कर लें, जो भी पढ़े ऑथेंटिक पढ़े, देख लें। तो इसलिए अगर आप नहीं इलाज कराते हो, सर्जरी नहीं कराते, तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस की संभावना बढ़ जाती है। तो बीमारी को सही समय पर पहचाना, मतलब डायग्नोसिस करेक्ट करना और प्रॉम्प्ट और इफेक्टिव ट्रीटमेंट करना ही बहुत बड़ी समझदारी है। अगली बार फिर मुलाकात होगी शनिवार शाम को 6 बजे, किसी नई बीमारी पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।